गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम आईआरसी केमिस्ट्री क्लास वीवीएम की यूनिवर्सिटी। और मैं आपका लेक्चरर अर्णव चैटर्जी, जो आपको इस आईआरसी कोर्स को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईआरसी पेपर केमिस्ट्री से, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला टॉपिक पढ़ना है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। एटम के बारे में अलग अलग समय में डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। 1913 में बोर्स ने एटम के बारे में एक कंप्लीट न्यू कंसेप्ट को प्रोवाइड किया, जिसको बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं और उन्हीं पॉइंट को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बहुत समय ये क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। पोस्टुलेट्स का मीनिंग होता है कि क्या क्या प्रिंसिपल बताए गए, क्या क्या पॉइंट बताए गए, बोर्स ने एटम्स के बारे में क्या क्या कंसेप्ट न्यू जनरेट किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ एन एटम। और बोर्स ने इसको मेंशन किया, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम या बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एन एटम। पहला पॉइंट बोर्स ने क्या बताया कि एटम हैज अ सेंटर वेयर द टोटल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट एंड दिस सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। यानी बोर्स के अकॉर्डिंग एटम का एक सेंटर होता है जहां उसका टोटल मास प्रेजेंट रहता है, और इस सेंटर को न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कहा जाता है। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में पहले ही बताया था कि एटम के सेंटर पर एटम का टोटल मास प्रेजेंट रहता है और इस सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। बोर्स ने भी इसी पॉइंट को बरकरार रखा। दूसरा उन्होंने बताया, एट द सेंटर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट and the electrons are revolving around the nucleus in different circular path which are known as orbits। यानी बोर्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लाइक प्लैनेटरी मोशन। जैसे सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन को शो करते हैं। तीसरा पॉइंट बोर्स ने बताया, ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स व्हाई ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। बोर्स ने बताया कि प्रत्येक ऑर्बिट में एक डेफिनेट अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी होता है, और इसीलिए इन ऑर्बिट्स को बोर्स ने नाम दिया एनर्जी लेवल। डिफरेंट एनर्जी लेवल, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल K, L, M, N एंड सो ऑन। अलग अलग ऑर्बिट को बोर्स ने सिंबलाइज किया K, L, M और N से। आगे भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N का वैल्यू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट को K से रिप्रेजेंट किया गया। इसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड और आगे के हायर ऑर्बिट को अलग अलग सिम्बलाइज किया गया K, L, M, N, O, P के फॉर्म में। फर्स्ट ऑर्बिट K,
सेकेंड ऑर्बिट L, इसी प्रकार से आगे के ऑर्बिट्स को भी आप लोग लिख सकते हो। इसी में कंटिन्यू करोगे, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर ऑर्बिट। या यूँ कह लें कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है वहाँ एनर्जी कम होगा, और जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज करते जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, एनर्जी भी उसी क्रम में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम को शो किया जा रहा है। ये सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और डिफरेंट ऑर्बिट को K, L, M, N इस प्रकार से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट K, सेकेंड ऑर्बिट L, देख सकते हो N का वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, बोर्स प्रपोज अ फॉर्मूला टू ऑब्टेन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। बोर्स ने एक फॉर्मूला डिराइव किया टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, जिसे हम बोर्स एनर्जी फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये फॉर्मूला क्या है, En मीन्स एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। इनमें m जो है मास ऑफ द पार्टिकल को डिनोट करता है, e चार्ज ऑफ पार्टिकल यहाँ इलेक्ट्रॉन, और z जो है एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसी फॉर्मूला को अगर एक डेफिनेट वैल्यू के फॉर्म में फाइंड आउट किया जाए तो जूल पर एटम में अगर एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 बाई n स्क्वायर जेड स्क्वायर जूल पर एटम। जिस भी ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड करना है जूल पर एटम में n का वैल्यू असाइन करो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, तो एनर्जी डिटरमाइन हो जाएगा। किलो जूल पर मोल में जब निकालेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -1312 बाई n स्क्वायर जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में जब निकालेंगे तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी अलग अलग यूनिट में एनर्जी को बहुत ही आसान तरीके से बोर्स के फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ओनली in those circular path for which the value of angular momentum will be the multiple of nh by 2 pi। यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू nh by 2 pi होगा। अब यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला लिनियर मोशन में हम लोग जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट सर्कुलर मोशन में आता है जिसमें रेडियस को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या है, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। यहाँ पर m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी, r हो गया रेडियस, n नंबर ऑफ ऑर्बिट और h प्लैंक्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूला से हम किसी भी ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल इसमें करना क्या है, v इज इक्वल टू NH बाई 2πmr। इस फॉर्मूला में डेटा पुटअप करने पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एनी सर्कुलर पाथ, that is in any orbit, without losing or gaining the energy, then it will continuously revolve in that orbit for infinite time। यानी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा है और ना ही एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी लॉस करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में इनफाइनाइट टाइम तक रिवॉल्व करते रहेगा। और इसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी लेवल या लो एनर्जी स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग in any circular path, that is in any orbit, absorb certain amount of energy. It may be thermal energy or it may be light energy. Then electron jumps from lower energy level to the higher energy level, and difference of energy is emitted in the form of photon of light और क्वांटा ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी गेन करता है, चाहे वो लाइट एनर्जी हो या थर्मल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, यहाँ लो एनर्जी स्टेट N1, हाई एनर्जी स्टेट N2, E1 और E2, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी गेन करेगा, कितना एनर्जी इसको चाहिए एक्साइटेशन के लिए, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स। और ये क्या है, डेल ई क्या हो गया, E2 माइनस C1। और प्लंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू जो है क्वांटा ऑफ लाइट या फोटोन ऑफ लाइट के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच है प्लंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू का C बाई लेमडा। तो हमारा रिलेशन क्या आया, डेल्टा E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। तो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल में क्या क्या डिमेरिट है। Number 1, this theory is applicable only for the single electron system, not for the multi-electron system। यानी बोर्स का थ्योरी केवल और केवल वर्क करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जिन एटम के पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पर बोर्स का थ्योरी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नंबर 2, बोर्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम। तीसरा पॉइंट है, बोर्स थ्योरी डिड नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। बोर्स के थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर।
एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन नहीं करता है, ना ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सबसेल placed in magnetic field, then the splitting of subcell along xyz direction take place, and this is known as Siemens effect. This was not explained by Bohr's theory. तो ये कुछ important postulates और limitation of Bohr's model of an atom को हम लोगों ने आज की क्लास में समझने का कोशिश किया। इस वीडियो लेक्चर में जिस तरीके से हम लोग डिक्टेशन दिए उसको लाइन बाय लाइन अगर आप लिख लोगे तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ये IRC केमिस्ट्री का पहला क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।